अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होगा मैडम, देखिए बाई मतलब क्या होता है, दो, तो दो क्या होगा, दो वेरिएबल दिया गया होगा, जैसे कि आपको मैं ये कह दूं a प्लस बी है, a प्लस बी का जो स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, या मैं आपको ये कह दूं a प्लस बी का जो क्यूब होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होगा, या आपको मैं ये कह दूं a माइनस बी का क्यूब होगा, वो होगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप एक्सपैंड करोगे ना तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो जो पावर्स होगा वो इवन में होगा या क्या होगा, ऑड में होगा, दो ही चीज पॉसिबल है, पावर्स इवन में होगा या ऑड में होगा। दूसरा चीज क्या पॉसिबल है, या तो साइन प्लस का होगा या साइन क्या होगा, माइनस का होगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, देखिए कि यहाँ पे देखिए जैसे मैं एक्सपांड कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा, ए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 रहा होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये क्या है, 1 है। तो देखिए ये जो यहाँ पे जो कंस्टेंट टर्म है, जैसे 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, देखो पहले में क्या कंस्टेंट टर्म आया, 1 2 1 आया हुआ है, दूसरा में क्या आया है, 1 3 3 1। मैं यदि पावर 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 4 6 4 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए छोटे पावर्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे मैं ये कह दूं a प्लस बी की पावर 15 कह दूं, तो इस तरीके से आंसर तो आ जाएगा नो डाउट, बट टाइम कंज्यूमिंग आ जाएगा। तो बड़े बड़े जो पावर्स होते हैं उसको एक्सपांड करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, बड़े बड़े पावर्स को एक्सपांड करने के लिए। दूसरी बात समझने वाली बात क्या है बच्चों, यदि प्लस वाला सवाल होगा तो सबके बीच प्लस का ही साइन आएगा, यदि माइनस वाला आएगा तो अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट होते रहे। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है। ये कब होगा, जब पावर क्या होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन होगा। अब इस टॉपिक में देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारी 9 पॉइंट है जिस पर हम स्टडी करेंगे ये, और ये इतना आसान टॉपिक है कि एक दिन में हम कंप्लीट आज ही कंप्लीट कर जाएंगे, इसका अगला कोई क्लास नहीं है। देखिए आपकी पंजाब मास्टर अकेडमी में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, एक तो आपको आर की वैल्यू पूछा जाएगा, आप कहोगे सर आर क्या होता है, अभी बताएंगे आपको आर क्या होता है। अब अगला नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाएगा, पास्कल ट्रायंगल के कुछ कांसेप्ट पूछे जाएंगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट। पीछे किनका डिस्टरबेंस आ रहा है बार बार, नहीं ऐसे आवाज, वो अपने आप को म्यूट कर लेना आप लोग एक बार, क्या नाम है, शिवानी म्यूट कर लो, जब डाउट होगा वो पूछना मुझे, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मेरी साइड पे तो है नहीं कुछ, क्योंकि बाकी सबका ऑफ है ना, आपका ही ऑन है ना, तो बाकी तो किसी से जा ही नहीं सकता, ऑफ कर लेने के बाद। हाँ चलो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ, या तो आर पूछेगा, या नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, या पास्कल ट्रायंगल कांसेप्ट होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट होगा, मिडिल टर्म का कांसेप्ट होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, इस टाइप से टर्म विद पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स होगा, जनरल टर्म के सवाल होंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में लेंगे मास्टर कैडर लेक्चर कैडर 2016 17 20 का, ये हमारे आज सीखने के तौर तरीके होंगे। देखिए वैल्यू ऑफ आर का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, यदि आपको आर का वैल्यू पता है तो आप क्या बता सकते हैं, टर्म्स बता सकते हैं। यदि आर की वैल्यू पता है तब टर्म्स बता सकते हैं, आर की वैल्यू पता है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता सकते हैं। आप कहेंगे सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, वो भी हम बताएंगे आपको कैसे ये चीजें होता है। देखिए ध्यान से, इसके मतलब क्या हो गया,
ये आर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है। और ये आर कैसे निकालते हैं हम? कंपेयर करके निकाला जाता है पेपर में। आर निकालने के तरीके होते हैं कंपेयर करना। अब जैसे मान लीजिए फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म्स का फॉर्मूला हमारा क्या है? जनरल टर्म्स का फॉर्मूला है बेटा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ये हमारे जनरल टर्म्स की फॉर्मूला है। अब यहां पे देखिए, जब तक मुझे आर नहीं पता होता होगा तो मैं जनरल टर्म नहीं बता सकता। कहने के मतलब है, जैसे मान लीजिए मुझे मतलब कि फिफ्थ टर्म लिखना होता, देखो समझो, जैसे मान लीजिए मुझे फिफ्थ टर्म लिखना होता, तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे? टी कैसे लिखेंगे? 4+1। देखो ये जो फोर यहाँ लिखा हो ना, यही आर के वैल्यू होता है। हमेशा आपने 4+1 के फॉर्म में लिखना है। अब इधर मैं लिखूंगा तब ये क्या हो जाएगा? NC4 x की पावर n-4 इंटू वाई की पावर 4, ऐसे लिखा जाएगा फिफ्थ टर्म। तो देखिए, जब तक आपको r की वैल्यू नहीं पता होगा तो क्या आप टर्म लिख पाएंगे? कभी नहीं लिख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये NC4 है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसी का नाम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है जी। तो पहली बात ये हो गया भाई, देखो अब देखो इसके मतलब ये भी हो गया, यदि r की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 5 होगा। हमेशा r की वैल्यू जितना दिया गया होगा उससे ज्यादा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब इसमें देखिए, जो पहले वाले में था, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे r की वैल्यू कितना था? 2 था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया था? 3 आया था। यहाँ पे यहाँ पे सॉरी, गलत कह दिया मैंने। यहाँ देखो, यहाँ पे n की वैल्यू जितना भी आएगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा आएगा जब खोलोगे इसको। तो जैसे यहाँ पे पावर कितना है? 3 है। 3 है तो यहाँ टर्म्स कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, यदि r की वैल्यू 3 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 4 होगा। यदि r की वैल्यू 10 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 11 होगा। इस बातों से आपको ये थोड़ा समझ में आ गया कि r क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, और जनरल टर्म्स के फॉर्मूला क्या होता है। इन 3-4 बातों का आपको समझ में आ गया। अभी 1 बाय 1 इसको करेंगे, हम आगे जाके इसको डिटेल में करेंगे, तो ओवरव्यू दिया हूं मैं आपको। अब ये चीजें समझने से पहले, थोड़ा हम लोग इनका बेसिक्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए फैक्टोरियल की नॉलेज पता होनी चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन की नॉलेज पता होनी चाहिए। हमने अभी अभी लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, फैक्टोरियल पढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जीवनजोत। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, मैं लेट होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो माइक ऑफ कर लो, जैसे डाउट होगा पूछना मुझसे, ठीक है बेटा? हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम। ओके, माइक ऑफ कर लो, जैसे डाउट है पूछना मुझसे। देखो, अब फैक्टोरियल के कंसेप्ट तो पता है आपको। जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 2 1 होता है। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 n-2 होते होते 1 तक लिख सकते हैं। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। हम लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हमने अभी भी कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। क्या था? एनसीआर बराबर क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। मैंने क्या सिखाया था आपको? यदि आपको 6c2 कहा गया होगा तो 6 गुना 5 बटे 1 गुना 2, आंसर कितना हो जाता था? 15 हो जाता था। मैंने ये भी कहा था आपको, यदि 6c4 दिया गया होगा तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 बटा 1 2 3 4, वापस क्या आ गया? 15 आ गया। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि NCR कहना
और एन सी एन माइनस आर कहना दोनों बराबर होता है, यहाँ पर दिख रहा है 6c2 का वैल्यू और 6c4 का वैल्यू दोनों का आंसर बराबर हो रही है, इसलिए एनसीआर कहना और एनसी एन माइनस आर कहना दोनों बात क्या होगा, बराबर होगा। इसे कहने का मतलब ये है बच्चों, कोई आपको ये कह दे 10c7 निकालो तो ये नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्टिंग है। मैं इसकी जगह पर क्या निकालूंगा, 10c3 निकालूंगा, क्योंकि 10 में से 7 चला गया तो 3 हो गया, इन दोनों का आंसर सेम होगा। कोई मुझे ये कह दे 20c70 निकालिए तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं ये नहीं निकालने वाला हूं, मैं क्या निकालूंगा 20c3 निकालूंगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होता है कॉम्बिनेशन का, देखिए याद होगा आपको, NC0 1 होता है, NC0 1 होता है, इसकी मतलब बेटा मैं ये कह दूं 10C0 क्या होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। NC1N होता है, इसके मतलब मैं कह दूं 10C1 कह दूं तो ये 10 के बराबर होगा। मैं आप कह दूं 10C10 कह दूं तो ये भी 1 के बराबर होगा। और इसको तो अभी सिखाया आपको मैंने, 6C2 कह दूं या 6C4 कह दिया जाए तो दोनों बातें क्या होती है, बराबर होती है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन, तो ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या डेफिनेशन कहा जाता है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो अलग अलग टर्म्स होगा, जैसे कि a प्लस बी की पावर मैंने 15 कह दिया, या x प्लस वाई की पावर 15 कह दिया, या p प्लस क्यू की पावर 15 कह दिया, इस टाइप के जो टर्म्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, देखिए जैसे मैं a प्लस बी का स्क्वायर किया था, अभी ध्यान दीजिए a प्लस बी का स्क्वायर किया था मैं, तो क्या आ रहा था आपको, a प्लस बी का स्क्वायर किया था तो a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा था। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 1 है, ये कौन सा वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। देखिए ध्यान से, मैं कह दूं आपको a प्लस बी का क्यूब कह दूं तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बनता है। कैसे बना, देखो यहाँ पे क्या है 1 3 3 1, देखो 1 3 3 1, इसी को हम कहते हैं पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। अब देखो इसको लिखा कैसे गया होगा, देखो ध्यान से, इस 1 को 1 यहां लिख दिया, 1 प्लस 2 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 प्लस 1 3 हो गया, फिर 1 को यहाँ पे 1 लिख दिया। अगला लाइन लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, 1 को 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1 का 1 लिख दिया। अब ये कहाँ पे काम लगेगा, जब a प्लस बी की पावर 4 होगा। तो छोटे एक्सप्रेशन ले तो ये ठीक है, बट मैं कह दूं a प्लस बी की पावर 39 कह दूं तो वहां पे ये चीजें लेंदी हो जाती है, इसीलिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं और इसी को क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। आपकी पेपर में कहा गया था कि इन पास्कल ट्रायंगल, इसी साल 2020 का पेपर है, इन पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, इन पास्कल ट्रायंगल्स इट इज बाउंडेड बाय, पास्कल ट्रायंगल के बाउंड्री पे क्या होता है, 1 होता है। देखिए पास्कल ट्रायंगल की बाउंड्री पे देखिए, जहां जहां पे क्या है, हर एक पे लास्ट में क्या है 1 1 ही होता है। द पास्कल ट्रायंगल इज बाउंडेड बाय क्या होता है, 1 होता है। और इसी के ऊपर इसवी बार सवाल पूछा गया है, इस साल का पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन, देखिए आप 2016 का पेपर देखेंगे तो ये पहला पॉइंट के ऊपर सवाल पूछा गया आपकी। देखिए सम ऑब्जर्वेशन अबाउट एक्सपांशन, देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। पहले मैं एक्सपांशन लिख के दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपको a प्लस बी का स्क्वायर कहा था, a स्क्वायर प्लस प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर है ये। देखो सर क्या क्या ऑब्जर्वेशन, देयर आर n प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपांशन। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है बेटा, 2 है। यदि n की वैल्यू 2 है तो क्या टर्म्स एक ज्यादा नहीं आया? ठीक है, मतलब कि जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा एक्सपांशन में क्या होगा, एक टर्म ज्यादा मिलेंगे आपको, इसलिए क्या कहा गया है, दे आर n प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपांशन। पेपर में क्या पूछा गया था, इन बाइनोमियल एक्सपांशन द नंबर ऑफ टर्म्स इज, पूछा गया था n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, n प्लस 1 टर्म होगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है sum of powers of x and y in each term is n। sum of powers of x and y या a n भी देखो, जो पावर्स का जो सम होगा n के बराबर होगा। देखो ध्यान से, इस केस में देखिए, पहले वाले केस में n की पावर 2 है, तो देखो यहाँ पे क्या है, a की पावर भी 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो ए बी के पावर कितना है, 1 1 है, तो इसकी पावर फिर से 2 हो गया, फिर इसकी पावर कितना है बेटा, 2 है। तो जो n की पावर होगा, तो एक्स वाई दिया गया और ए बी दिया गया, वो पावर हमेशा n को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं a प्लस बी का क्यूब कह दूं, तो देखो ये ए क्यू है, अब ए क्यू है ना बच्चों, तो यहाँ पे जो b होगा वो 0 होगा। अगला क्या है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, देखो a की पावर जैसे जैसे आगे जा रहा है a की पावर डिक्रीज हो रहा है और b की पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये इसका कंक्लूजन है। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे जो अभी सवाल दिया गया है, a की पावर 3 है, फिर 2 हो गया, फिर क्या a की पावर 1 हो गया, फिर a की पावर क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। मीन्स a की पावर डिक्रीज हो रहा है, b की पावर इंक्रीज हो रहा है। b का पहले क्या है बच्चों, 0 है, फिर कितना हो गया, 1 हो गया, फिर कितना हो गया, 2 हो गया, फिर कितना हो गया, 3 हो गया। क्योंकि जो x एंड y की जो पावर होगा ना, ए बी के जो पावर होगा ना, हमेशा n के बराबर होगा। तो ये जब n होगा, ये पहले वाले क्या है, n है, अब ये क्या होगा, n माइनस 1 है, ये क्या है, n माइनस 2 है, ऐसे होते चला जाएगा। इन पॉइंटों में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो। एक मैं और एक्सपांशन यहाँ लिखता हूं आपके लिए, लिखा है देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कहा, देखो मैं एक्स वाई को छोड़ के एक नंबर्स के फॉर्म में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 2x प्लस 3y की पावर मान लीजिए मैंने 5 का। देखो इसका एक्सपांशन कैसे लिखा जाए, तो मैं यहां लिखता हूं, फिर इसको समझाऊंगा ये क्या है। देखिए जैसे पावर मैंने 5 कह दिया, तो जब एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर 6 टर्म आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। बट एक्सपांड कैसे करना है, देखो ध्यान से, आप लिखोगे कैसे, पहले आप लिखोगे, देखो लिखना कैसे होता है, पहले लिखोगे आप NC0, फिर लिखोगे आप NC1, फिर NC2, फिर NC3, NC4, NC5, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गया। अब देखो ये तो लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये किसका काम कर रहा है बच्चों, ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए कि भाई एक, अब इसकी पावर तो सबसे ज्यादा होगा और बाकी छोटा होते चले जाएंगे, जो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया NC0 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x की पावर मल्टीप्लाई में 2x की पावर मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। एक्चुअली ये 5 माइनस 0 है, यस। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y0 3y का पावर क्या लिखूंगा, 0 0 लिखूंगा, प्लस ये जो लिखा है इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अब आगे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अब आगे लिखूंगा मैं 2x raised to 2x की 4 पावर, अब देखो 5 4 से अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, 1 ये कितना है 2x3y की की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1। ऐसे चलते चला जाएगा। लिखना कैसे समझ में आया आपको?
ये चीजें मैं कैसे लिख रहा हूँ समझ में आया सारे बच्चों को? हाँ जी सर। कोई डाउट? नो सर। इसी को जनरल टर्म में हम ऐसे लिखते हैं। देखो पहले, अब एक बात याद रखना, यहाँ पे जीरो है ना बच्चों, यहाँ पे जब जीरो है, देखो इधर नीचे में देखो, यहाँ पे इस बात को भी ध्यान दो, यदि यहाँ पे जीरो है ना तो इधर भी जीरो आएगा। यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है ना, यहाँ पे वन है तो इधर भी वन आएगा। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई की पावर n है बच्चों, तो पहले तो n से जो है लिखा, nc1 nc2 ऐसे लिखते चला गया। अब क्या होगा, x की पावर क्या होगा, n माइनस जीरो, y की पावर क्या होगा, जीरो, उसके आगे जगह क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन, y की पावर कितना हो जाएगा, वन। तो ऊपर में देखो n माइनस वन है x की पावर, और y की पावर कितना दिख रहा है, यहाँ पे आपको वन दिख रहा है। ये तो दिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इन दोनों का जो सम हमेशा n की बराबर होनी चाहिए, मैंने कहा था प्रॉपर्टी में आपको। तो जब वन से वन चला जाए बाकी क्या बचेगा, n बाकी बचेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा जो nc0 दिया गया है, nc1 देखो, जो nc0 है, nc1 है, nc2 है, ncn है, इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों लॉजिक? सर ये वाला बता दो, ऊपर जैसे आपने बताया n-1 टर्म्स कैसे मतलब आ रही हैं? कहाँ पे हाँ बेटा, जी, कहाँ? जीरो था ना वहाँ पे, तो जीरो से स्टार्ट किए इसलिए n-1 टर्म्स आ जाएंगी। जी 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 तो फिर हमने +1 करना है क्योंकि nc0 जो है 1 होता है। जी, ठीक है, मतलब टोटल टर्म्स n है। एन ही है जी। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए दो टाइप की चीजें हो सकती है, या तो x प्लस वाई की पावर n होगा, या क्या होगा, x माइनस वाई की पावर n होगा, या प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। प्लस वाले में क्या होगा भाई, सारे साइन प्लस होगा। यदि माइनस वाला दिया गया होगा तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे कि देखो इसी तीन पे ऊपर सवाल आपके पेपर बनता है, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म। बाकी चीज आपको कुछ भी ना पता हो, ये तीन चीज पता होगा, पेपर कभी खराब नहीं होगा। जनरल टर्म, मिडिल टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म। देखो जनरल टर्म तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था ना हम लोगों ने, कैसे पढ़ते थे? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी में, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ जी। ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज में होता था। आज मैं बाइनोमियल को पढ़ रहा हूँ, तो बाइनोमियल में क्या भी ऐसे कुछ कुछ लॉजिक होगा। तो बाइनोमियल में जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा, बाइनोमियल में टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। ये आपके सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सारे सवाल सोल्व हो जाता है, इसी फॉर्मूला से। एक मिनट पिछली वाली स्लाइड दिखाना, इससे स्क्रीनशॉट लेना है। लो मैडम, वो नेगेटिव वाली जो थी, इससे आगे लो जी, बस, थैंक यू। वेरी गुड। देखो टी आर प्लस वन इजकल टू होगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर। मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया था, याद कीजिए, मैंने अभी मैं आपको ये कहा था बेटा यहाँ पे आर होगा तो इधर भी आर होगा, यदि इधर आर होगा तो पक्की बात है एन माइनस आर होगा। यस या नो? जैसे मान लो कि आर की वैल्यू आपको दिया गया होता 2 और एन की वैल्यू दिया गया होता 5। मान लेते हैं कि आर इक्वल टू 2 है और एन बराबर 5 है, तो सवाल कैसे बनता? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, t2 प्लस वन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 5 है तो 5c2 इंटू एक्स की पावर कितना होगा बेटा, 5 माइनस 2 इंटू वाई की पावर कितना होगा, 2। y की पावर कितना होगा, 2। क्या ऐसे नहीं लिख सकते थे आप? बोलो। यस। ठीक है जी।
अब इसमें एक चीज समझ जाइए, कभी भी कहेगा ना आपको, देखो कभी भी कहेगा आपको कि फिफ्थ टर्म लिखना है, आपको कहेगा तो फिफ्थ टर्म लिखना है ना, तो आपने r की पावर 4 रखनी है। कभी भी कहा आपको 10 टर्म लिखनी है तो r की पावर आपने 9 रखनी है। किसी ने बोला 7 टर्म लिखनी है, आपने r की पावर 6 रखनी है, r की वैल्यू 6 रखनी है। n की वैल्यू सवाल के हिसाब से उसको देखा जाएगा, बट जैसे पचमा टर्म का तो r 4 रहा होगा, क्योंकि पचमा टर्म को हम कैसे लिखेंगे, पचमा टर्म को हम लिखेंगे t, देखो ये r+1 है, पांचवा टर्म लिखना है तो ये क्या होगा 4+1, तो क्या r की वैल्यू 4 आया कि नहीं आया? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बोलो जी। नो सर। ठीक है यहां तक। अब आपको अगला टर्म कहेगा इंडिपेंडेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट टर्म कहेगा या कहेगा टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x या y कहेगा। देखो यदि x के साथ बोला ना इंडिपेंडेंट है, उस टाइम में क्या करोगे बेटा, जो ये x वाला पावर है ना उसको हम 0 बना देंगे, इसको हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कहेगा, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x कहने का मतलब होता है बेटा x की पावर 0। तो कभी भी कहेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, जो x वाले ये वाले जो एक्सप्रेशन है, ये वाले एक्सप्रेशन इनको हम 0 बना देंगे। यदि कहेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो y वाले को हम 0 बना देंगे, इसको हम 0 के बराबर डाल देंगे। जिसके साथ इंडिपेंडेंट कहा गया हो उसी को 0 बना देना होता है। कैसे बनाना होता है अभी मैं सवाल के थ्रू बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं। यहां तक ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। जिनको बोला है इंडिपेंडेंट करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, 0 बना देंगे। ठीक है बच्चों, देखो जनरल टर्म का ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये फॉर्मूला जनरल टर्म का दिख रहा है आप लोगों को, अभी अभी मैंने लिखा था, यस या नो? यस बट देखो अभी मैंने कहा x+y की पावर n कहा था, बट ऐसे भी तो कह सकता था आपको सवाल में 1+x की पावर n। जब 1+x की पावर n कहेंगे ना बच्चों, तो उस केस में जो पहला वाला टर्म है वो तो 1 की पावर कुछ भी डालो 1 ही रहेगा, यस या नो? यस सर। ऐसे भी तो हो सकता था बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने x+1+x की पावर n कह दूं, तो भाई इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो 1 ही बन जाएगा, कुछ भी डाल दो इसकी पावर, यस या नो? यस सर। चलो अब सवाल करेंगे, ज्यादा समझ में आएंगे आपको, अभी सवाल में तो ज्यादा समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस, चलिए अगला है मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म का सिंपल कंसेप्ट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते इन चीजों को। तो मिडिल टर्म का क्या बात है, देखो मिडिल टर्म का क्या लॉजिक है तो समझते हैं। देखो मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्या है, अब मिडिल टर्म का कंसेप्ट समझिए। देखिए या तो a+b का स्क्वायर होगा, तो a²+2ab+b², या a+b का क्यूब दिया गया होगा, a³ +3a²b+3ab² इसका मतलब हो गया कि कभी भी हम जब चीजों को सोल्व कर रहे होंगे हम लोग, तो या तो भाई n की वैल्यू क्या आएगा, इवन आएगा, या तो n की वैल्यू क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इवन के केस के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म निकालने का, और ऑड के लिए एक अलग सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखो ध्यान से, देखो जैसे मान लीजिए a+b का स्क्वायर, तो 3 टर्म बना, तो क्या बीच वाले टर्म ही क्या होगा, मिडिल टर्म होगा ना। जैसे 3 टर्म है बेटा, 1 2 3 टर्म है, तो बीच वाले टर्म ही मिडिल टर्म होगा। तो इनका फॉर्मूला होता है निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है इवन नंबर के केस में, फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 + 1 टर्म, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो n की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2/2 हो गया, प्लस क्या है 1 है, तो 2/2 कितना होगा,
1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसलिए सेकेंड टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। फॉर्मूला क्यों लगना, वैसे भी तो मुझे दिख ही रहा है ना। जैसे मान लो 4 टर्म होता, a प्लस बी की पावर 4 हो जाता, भाई 4 टर्म होता तो 1 2 3 4 5, ए की पावर ए प्लस बी की पावर 4 होता, तो जब 5 टर्म बनता। अब 5 टर्म बनता तो ये बीच वाले टर्म क्या होता, ये तीसरा नंबर वाले मिडिल टर्म होता। मतलब कि इसके मतलब हो गया जो थर्ड टर्म होता वो क्या होता, मिडिल टर्म होता। यदि ये थर्ड टर्म है बच्चों, तो इस केस में आर की वैल्यू 2 होगा। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, बोलो। नो सर। क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ जी सर, ये नोट कर लें थोड़ा सा सर। लिखो लिख लो लिखो। ये होगा मिडिल टर्म। क्लियर है बच्चों अब यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है ना यहाँ तक? हाँ जी सर, डन। डन है ना? अब हाँ है बच्चों, अब हमारे पास में दिया गया है, अब मान लीजिए ये ऑड होता, यदि ये ऑड होता ना, तो ऑड होगा तो फिर इसका मिडिल टर्म देखो 1 2 3 4 नंबर है, तो ये भी इसका मिडिल टर्म है और ये भी इसका मिडिल टर्म है, यस या नो? हाँ जी। जब भी n की वैल्यू ऑड दिया गया होगा, तो n की वैल्यू जब भी ऑड दिया गया होगा तो 2 मिडिल टर्म हमें मिलेगा। देखो ना, ये भी मिडिल है, ये भी मिडिल है, अब यहाँ पे 2 मिडिल टर्म मिलेगा। अब मिडिल टर्म हम कैसे लिखेंगे पता है आप लोगों को? इसको लिखेंगे, अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म पहला होगा उसको लिखेंगे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म, ये होगा मिडिल टर्म, n प्लस 1/2। और दूसरा क्या होगा, n प्लस 1/2, ये तो ये टर्म हो गया, ये टर्म क्या एक ज्यादा है तो प्लस का 1 लिख दो, ये 2 फॉर्मूला बनेगा, ये 2 मेरा मिडिल टर्म होगा, n प्लस 1/2 और n प्लस 1/2 प्लस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये n प्लस 3/2 टर्म नहीं लिख सकता हूं? बोलो। यस। मतलब क्या होगा, एक तो n प्लस 1/2 होगा, दूसरा क्या होगा n प्लस 3/2 होगा। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। जी ठीक है। तो मिडिल टर्म का भी लॉजिक आपको समझ में आ गया कि मिडिल टर्म हमें लिखना कैसे है। आपने देखो मिडिल टर्म भी हमने लिख लिया हम लोगों ने। चलिए, अब इतना समझने के बाद अब मैं, देखो इसमें इतना ही थ्योरी है, इस टॉपिक में थ्योरी बस इतना ही, आधा घंटे का थ्योरी है इसमें। अब मैं समझाता हूं कि हमें पेपर में क्या दिमाग लगानी है, पेपर में क्या क्या होता है। अब सवाल के थ्रू जो मैं सिखाया हूं इसी बात को मैं थोड़ा सवाल के थ्रू समझाना स्टार्ट करता हूं। देखिए जो मैं सिखाया हूं, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, मेरी बात को समझिए। अब कुछ सवाल सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। मैंने ये कहा था कि आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट बात है आर निकालना, ठीक है? आर निकल जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, आर निकल जाएगा तब बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। और आर निकालने में ही बच्चे क्या करता है, टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको आर निकालने का आसान तरीका भी बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए आर निकालने के तरीके क्या होते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एक ही सवाल को लेके। जैसे मान लो कोई मैं एग्जाम्पल दे दिया, x माइनस 1/x पावर मैंने कह दिया 10 से, ठीक है? अब मुझे ये बता, इसमें आपको ये बतानी है, ये दिया गया है, आपको ये पूछा जाए कि इसमें r की वैल्यू क्या हो। x माइनस 1/x बराबर 10 दिया गया है, तो यहाँ पे बेटा r की वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो देखिए इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला, कोई भी सवाल हो मुझे जनरल टर्म से सोल्व करना होता है। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, 3r+1 बराबर क्या लिखा था हमने, NCR x की पावर n-r, y की पावर r बोला हुआ था। ये चीजें क्लियर है?
अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू तो 10 दिया गया है, कोई डाउट नहीं है। मुझे r निकालनी है, r इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। क्या मैं इसको इस हिसाब से लिखूं, यहाँ जो दिया गया है इनको मैं सोल्व करने की ट्राई करूंगा, तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा 10CR, ठीक है जी, 10CR इंटू x की पावर क्या बनेगा 10 माइनस r इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये भी तो यहाँ पे क्या है, ये 1/x है, तो ये 1/x की पावर कितना बनेगा, ये माइनस है तो माइनस का 1/x लिखोगे, यहाँ पे माइनस की 1/x है, इनकी पावर कितना बनेगा बच्चों, r बनेगा। यस या नो? सर यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चों को? तो ए भी x है, ए भी x है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो टर्म्स है बच्चों, क्या यदि मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एक्स की पावर माइनस आर लिख सकता हूं, ये उसको ऊपर लेके चला गया। जैसे x की पावर -1 होता है तो 1/x लिख लेते ना हम लोग। हाँ जी। तो जब जब नीचे 1/, तो ऊपर लेके जाएंगे तो जो माइनस का 1 लिखना पड़ेगा ना, तो ये इसको यदि मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का लिखना पड़ेगा। यस सर, तो माइनस साइन एज इट। जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, x तो सेम हो गया, x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ लगा दूं, x की पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस r, और ये भी तो माइनस का r है। यस या नो? यस। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कभी भी टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x कहेगा तो मैंने क्या सिखाया था, ये जो x वाला पावर उनको 0 बना दो, यही सिखाया था आपको, बोलो। हाँ कभी जी भी Yes. टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x कहेगा तो इसी को हम क्या करेंगे, 0 बना देंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, 10 माइनस r बराबर 0, तो 10 बराबर कितना हो गया 2r हो गया, तो r की वैल्यू 5 होगा कि नहीं होगा? सर ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ y बनी है। कहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ y बन गया? मतलब y ते नहीं डिपेंड कर रहा है, x ते कर रहा है डिपेंड। ना ना, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाइए, y तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं, तो y की तो कोई सीन ही नहीं है। फिर तभी तो y की वैल्यू ही 1/x, हाँ जी है, -1/x है। हाँ, y की जगह पे -1/x है ना, ठीक है ना, इसलिए इसका y में से कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बच्चों r की वैल्यू 5 आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। बट देखो इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम वेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को। तो कभी भी आपको r निकालना हो ना, तो r निकालने के मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे क्या होगा, जिंदगी आपकी आसान हो जाए। देखो तरीका क्या होता है r निकालने का, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x - 1/x की पावर 10 दिया गया है, मुझे निकालना है r। देखो इसका टेक्निक क्या मैं सिखाता हूँ, हमेशा इसी को यूज करना आप। देखो यहाँ पे तो जब कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे भी 1 रहा होगा, यहाँ पे भी 1 रहा होगा, यस या नो? यस सर। तो आपने क्या करनी है, देखो r कैसे निकालोगे, r बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 10 × 1 डिवाइडेड बटा ये जो पावर्स यहाँ पे है और यहाँ पे दिया, इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो गया 1 + 1, तो 10/2 हो गया। तो क्या r की वैल्यू 5 सीधा सीधा नहीं आया? तो आपने हमेशा इस ट्रिक्स को यूज करना r निकालने के लिए पेपर। मेरी बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे दो सर, एक और ना। अभी 10 हमें- एग्जाम्पल देंगे मैडम, अभी 10 एग्जाम्पल देंगे। अब देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहा, इसी में एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, जो कटने वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जो कट भी जाए साथ में, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपके लिए मैंने ले लिया, मैंने कहा 2x + 1/3x बराबर मैंने कहा 6। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? 1 × 6 so on 2। 3। जी, अब देखो यहाँ पे भी 1 रहा होगा, यहाँ पे भी 1 रहा होगा, तो 6, इसको क्या लिखोगे 6 × 1 बट्टा 1 + 1 2, तो कितना हो गया 6/2। क्या 3 बना कि नहीं बना?
यस सर, एंड का हाफ ही आ जा रहा है वैसे, 2 का अरे 6। जो ऐसे ऐसे हमेशा नहीं होगा मैडम। अभी तो मैं 1 1 ले रहा हूँ ना, यहाँ पे 1/3 कुछ भी ले सकता हूँ ना, रुक तो जाओ यहाँ तक। हाँ यहाँ तक जी। ठीक है जी। हाँ जी सर। मान लो मैं ये कह दूं x की पावर 1/3 प्लस 1/2y के पावर 1/3, और इसकी पावर में लगा देता हूं y की पावर 1/3 हो गया। और इसको मैं कितना बोलूं तो कट भी जाएगा बाद में। चलो 12 लेके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है और ऐसे है। अब देखो इसको कैसे लिखो, इसको लिखोगे आप 12 गुना 1/3। 1/3 डिवाइडेड बटा 1/3 प्लस 1/3, ये आपका आर की वैल्यू देगा। 6 आ रहा है। हाँ? 12 आ रहा है सर। अब ये 3 चौका 12, ये 4 हो गया, ये 4 लिख दिया। नीचे 1/3 2/3 2/3 हो गया, 2/3 तो ठीक है। 3 3/2, ऊपर 2 दूनी 4, तो आंसर 6 ही 6 हो आया। गया। हाँ जी। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। तो पहले जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कहानी में सुना रहा था, मैं चाहता था मैं सीधा यहाँ पे आ जाता, फिर आपको जैसे बेसिक कहां बताया। तो आर निकालने का आसान तरीका है कि नहीं है ये? यस यस या नो? हाँ जी सर, बिल्कुल। यस क्योंकि मेन मुद्दे यहाँ पे आर निकालना है। आर निकलते ही सारे सवाल बच्चों वाले हो जाते हैं। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, देखो ध्यान से। देखो यहाँ जैसे मैंने अभी भी दिया 2x प्लस 1/3x की पावर मैंने 6 दिया। तब पहला सवाल में क्या पूछूंगा, आर की वैल्यू क्या होगा। पहला सवाल में यही पूछू आर की वैल्यू क्या होगा। तो अभी अभी आर की वैल्यू आप लोगों ने 3 निकाल दिया था। यस यस या नो? यस सर। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे क्या पूछूंगा भाई, दूसरा सवाल पूछूंगा मैं आपको, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। आर की वैल्यू 3 है ना, तो ये हो गया। 4 अब मैं कहूंगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बेटा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 4 होगा। यस देखो हाँ जी। आर आते ही टर्म्स आसान हो गया। यस उसके बाद समझिए, चलो पानी पी लो सर, पानी। अगर मैं कहूँ मैं जनरल टर्म लिखने के लिए, तो इसका आप लिख सकते हो जनरल टर्म आप लोग, यस है ना। टी आर प्लस 1 बराबर क्या था बेटा अपना, एन सी आर x raised to power n एक्स टू पावर कितना था, एन माइनस आर, वाई रेज टू पावर आर था। यस इसको हम कैसे लिखेंगे, 6c3 है ना, इनटू अच्छा ठीक है 3 है ना बेटा, आर की वैल्यू 3 हाँ जी दिया था ना। हाँ जी यस या नो? यस सर x raised to अब x नहीं 2x, सॉरी ठीक है 2x रेज टू द पावर n माइनस आर। तो 6 में से 3 चला गया, तो मैं यहाँ पर 6 - 3 ही अभी के लिए लिखता हूँ समझाने के लिए। और ये क्या हो जाएगा, 1/3x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। यस लिख सकते ना जनरल टर्म्स। हाँ ठीक है, कभी कल बोलेगा आपको कि कांस्टेंट टर्म बताइए, 63 नहीं कभी कल कहेगा कि कांस्टेंट टर्म बताइए, समझेगा, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तुम निकाल दी, आगे वालों आ ही गया था अपने पास। ठीक है, कभी कल पूछेगा कि जो ये टर्म्स होगा ना, ये कांस्टेंट टर्म्स क्या होगा। देखो कांस्टेंट टर्म कैसे निकाला जाता है, देखो ध्यान से बच्चों, जब भी कांस्टेंट टर्म की बात किया जाएगा ना, उस केस में क्या करना ना, जो एक्स एंड वाई वाले जो वेरिएबल उसको इग्नोर कर देना आप लोग। तो 6 इसको क्या लिखेंगे, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 6c3 गुने 2 की पावर 3 गुने 1/3 की पावर 3, ये कांस्टेंट टर्म है। जो सिर्फ कांस्टेंट ही हो, वेरिएबल ना हो उसमें। यहां से x को हटा दिया, यहां से मैंने x को हटा दिया, तो 6c3 कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना 4/1 गुना 2 गुना 3, ये क्या है 8 है, ये क्या है 1/27 है। ये जो आएगा वो आपका आंसर है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया।
आ गया? हम्म, किसी बच्चों को डाउट? सर मेरे को एक डाउट है पूछो। सर, जैसे 4 और 6 है ये दोनों, क्या क्या? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 है जी, तो आपने यहाँ 3 क्यों और लिए? ये ये पावर 6 है। उससे तो मैडम ये पावर 6 से कट भी रहा होगा ना, कुछ कुछ तो कट रहा, ये भी एक्स से कुछ कट रहा होगा ना, कुछ कांस्टेंट बन रहा होगा। मैडम ठीक है यहाँ सर, पे मतलब ये दो हो सकते हैं ना? जी जी जी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इसीलिए तो हाँ, ये बताया ना आपको कि इतना गुना भाग ना करो, इसलिए तो ये बताया कि सीधा सीधा ये बताया ना कि आज वैल्यू 3 होगा, नंबर टर्म्स 4 होगा। कुछ टर्म कट के क्या होता है, कांस्टेंट बन रहा होगा इसमें। हम्म, ठीक है सर, इसलिए 2 टर्म्स कम रहेगी मतलब ना? जी जी, तो यहाँ सर तक कोई कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में भी आ सकती है, डेसिमल्स कुछ भी आ कैसे सकता भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हम्म, ठीक है। तो बेटा आर की वैल्यू निकालना सीख गए, नंबर ऑफ टर्म्स लिखना सीख गए, जनरल टर्म्स निकालना सीख गए, कांस्टेंट टर्म लिखना सीख गए। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। अगर मैं कह दूं मिडल टर्म बताइए तो कोई बात नहीं। मिडल टर्म क्या लिखोगे? इसको देखो, यहाँ पे 6 है तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 6/2 + 1। तो क्या मिडल टर्म क्या होगा? 4th टर्म मिडल टर्म होगा? हम्म, यस या नो? हम्म, तो 4th टर्म मिडल टर्म होगा बेटा, 4th टर्म मिडल टर्म होगा। ठीक है, तो भाई यदि 4th टर्म मिडल टर्म है, इसके मतलब इस केस में आर की वैल्यू 3 रहा होगा। यस। और वापस इक्वेशन क्या बनेगा? यही बनेगा। अगर 3 है तो यही बनेगा ना? यस या नो? यस सर। इसके मतलब मुझे सर ये ये 3 एक कैसे मिनट, बनेगा? इसके मतलब मुझे कोई ये पूछ लेता बेटा कि इस सवाल में मिडिल टर्म कैसे लिखा जाएगा, तो इस सवाल का मिडिल टर्म यही है जनरल टर्म है। जी, यही इसका मिडिल टर्म है। क्योंकि ये 3 आ गए ना, 3 वाला तो यही इक्वेशन है मेरा। क्लियर है बच्चों? यस। हाँ जी, हाँ जी सर। तो मैंने एक ही सवाल को लेके जितना भी सवाल बन सकता था, फिर सारे सवाल एक ही पे सोल्व कर दिया। ऐसे नहीं कि मैंने 10 एग्जाम्पल दिया, एक ही में सारी चीज आपको समझा दिया कैसे क्या क्या हो सकता है। हम्म, क्लियर है बच्चों? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं सवाल के साथ। ठीक है जी, जब ऑप्शन भी होगा तो दिखाना और सिखाना ज्यादा आसान होगा। चलो चलो, अब देखो ये सवाल देखिए आप लोग। पहला सवाल, ये यहाँ पे ना बेटा एन है, ऊपर में ना एन है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये टाइपिंग मिस्टेक है, एन रहा होगा। ठीक है, पहला सवाल, द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, इसका मिडिल टर्म क्या होगा भाई? पहला सवाल। 6th टर्म होगी। मिडिल टर्म क्या होगा बेटा? 6 होगा। बट आपको C5 के और C4 के टाइप में आंसर देनी है ना? C5 बन जाएगा सर। जी, एकदम सही कह रहे आप। देखिए, द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, देखिए यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो 10 मिडिल टर्म बनेगा 10/2 + 1। तो मिडिल टर्म क्या हो गया? 6 हो गया। मिडिल टर्म 6 हो गया, इसके मतलब आर की वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। कहा था आपको। यस। और इसको C5 में आंसर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? मतलब हमारा एनसीआर होता है ना, एनसीआर होता है, तो एन की वैल्यू तो कितना है? 10 है। आर की वैल्यू कितना है? 5 है। तो आंसर क्या होगा? 10C5 हो जाएगा। तो क्या पहला आंसर होगा कि नहीं होगा? यस। तो फिर वो नहीं लिखना साथ में एक्स की पावर क्यों लिखना? वगैरह? कुछ भी नहीं लिखा, वो ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? बी 5 आ रहा है, ठीक है ठीक है।
ठीक है क्लियर सर। है लाइन? तो एक ही है, हाँ जी। 5 ठीक है, अब सेकेंड का आंसर बताइए। इन द एक्सपांशन ऑफ 3x plus 2 के पावर 4 द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। अब कोफिशिएंट निकालनी है तो अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट अब कोफिशिएंट कह दिया तो इसकी वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। सर फिर यहाँ पे y तो है नहीं, y 0 लेंगे हम। y की जगह 2 दिया हुआ है ना, तो y की जगह पे 2 ही लिखेंगे। और ठीक है। R2 आ गया, टर्म थर्ड हो गई। सिक्सटीन आ रहा है मेरे तो, गलत है सर। यहाँ पे मिडिल टर्म आई, फिफ्थ टर्म आ रहा है 4। थर्ड सी ऑप्शन 216। 216 ठीक आंसर है आपका। ठीक है। सर कितना आएगा आंसर? 2 की पावर 216। कितना है साक्षी आपका? यहाँ पे 2 की अब पावर 4 आ अब जाएगा। यहाँ पे देखो, 2 यहाँ की पे पावर देखो, 2। अब मैं बात समझो यहाँ पे देखो, ये 4 दिया गया है ना, तो इसका जो मिडल टर्म होगा, तो क्या मिडल टर्म जो होगा वो 3 होगा? हाँ जी। थर्ड टर्म, यदि R2 थर्ड टर्म मिडल टर्म होगा बेटा, तो r की वैल्यू 2 होगा। होगा। यस या नो? यस। हाँ इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम NCR 4c2 2 3x इंटू, अब हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए ना, तो x को गोली मारो, 3 गुना, ठीक है, 4 में से 2 चला गया तो 2 2 होगा, और ये क्या है बेटा, 2 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2। ये इसका आंसर, सीधा लिखना सीखो। हाँ जी। जब कांस्टेंट टर्म का आएगा तो x एक हटा दो, x में वो खत्म हो जाता है वो। इस लाइन में कोई डाउट किसी बच्चों को बोलो मुझे। नो सर। नो सर। क्लियर है? ठीक है जी। हाँ जी। अब देखिए, एक तो सवाल था बेटा, अब इस लाइन को समझिए। पहले क्या हुआ था, पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करते थे। अब आपको देखो कभी कल क्या होगा ना, एक्स की पावर की बात किया जाएगा, एक्स का कोई पावर दिया गया हो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करने का मतलब था कि हम लोग एक्स की पावर 0 देख रहे थे। बट कभी भी आपको ये दिया गया हो, कभी भी आपको बेटा ये x की पावर 3 या x पावर 4 या कुछ भी दिया गया हो, ऐसे पावर्स में दिया गया हो, तो उसके लिए भी लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। देखो लॉजिक क्या मैं सिखाता हूं, यदि पावर्स में, यदि पावर्स दोनों में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिखाता हूं, इसमें मान लेते हैं, रुक जाओ नीचे जाओ, देखो जैसे मैं आपको ये कह दूं, मैंने आपको ये कहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 39 in the expansion of in the expansion of x की पावर 4 माइनस 1/, x का स्क्वायर की पावर 15। देखो अब मुझे कोफिशिएंट निकालनी है ना। कोफिशिएंट निकालने का मतलब मुझे क्या निकालनी, कांस्टेंट निकालनी है, यस या नो? बट पहले क्या होता था, ये x की पावर 0 होता था तो अलग सिस्टम होता था। अब क्या है बेटा, x की पावर कुछ ना कुछ दे रखा है। अब ये जो पावर होगा या तो प्लस में दिया होगा या माइनस में दिया होगा, दो ही चीज हो सकता है, तीसरा कोई बात नहीं पॉसिबल। देखो इसका इलाज क्या है, मैंने क्या सिखाया था आपको, याद कीजिए। मैंने आपको ये सिखाया था कि सबसे पहले r निकालोगे। यहाँ पे r आप लोग निकाल सकते हैं क्या? यस। कैसे? ये वाले एक्सप्रेशन में ही ना, x is 4 - 1/x²। देखो
इसको आप लोग चाहे तो नॉर्मल तरीके से भी आर निकाल सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, बट थोड़ा सा वो इरिटेटिंग हुआ। देखो अब मैं टेक्निक सिखाता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था बेटा, ये 15 है, ये 4 है, तो मैंने क्या इसको सिखाया multiply। था, 15 गुना 4, ये तो सिखा दिया था। हाँ जी। अब यदि यहाँ कुछ पावर्स में दिया गया हो ना बेटा, तो पावर्स माइनस हो जाता है। पहले पावर 0 था, तो 0 माइनस करने से भी कुछ नहीं मिलना था मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस नहीं किया था वहां पे। बट यहाँ पे 39 है, 3 है, 5 तो उसको माइनस करना पड़ेगा। डिवाइडेड बेटा ये 4 है, ये 2 है, तो ये क्या हो गया, 4 + 2 हो गया। कितना बना ये, 60 minus 39, कितना बना ये, 21/6। ओ बेटा ये 3 है, ये पावर 3 है, ये क्यों कटेगा नहीं, ये पावर 3 है। लो ये कितना बने, 3 आ गया फिर आंसर। 21/7 आ गया। तो हाँ जी। आर की वैल्यू 3 आया कि नहीं आया, हाँ जी। क्लियर है। हाँ जी Yes। सर। अच्छा, अगर उसकी पावर पूछी हो तो उसको माइनस कर देना जितना। माइनस कर देना, यही बात सिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी। ठीक ठीक है। अब आप मुझे निकालो, अब कांस्टेंट टर्म बताओ क्या होगा इसका, कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। आर की वैल्यू 3, इसका जी सर क्या फाइंड आउट करना है, मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो करना कुछ भी नहीं था, मैं अपने आप ही सवाल बनाया जा रहा हूँ। पहले मैंने आर की वैल्यू निकाल दिया, अब मुझे बताइए इसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा। हाँ जी। सर 1 मिनट दे दो। इसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, तो सर इसमें x की जगह पे 1 लेंगे फिर, और क्या, कुछ भी तो 1 1 रह y जाएगा। की जगह पे भी 1 आ जाएगा फिर। इसके फिर कोफिशिएंट जो है 15C3 आया। बस यही 15C3। आंसर है, यही इसका आंसर। ठीक है। सर मतलब कि x और y टर्म्स को हमने लेना ही नहीं है अगर हमने कोफिशिएंट फाइंड कोफिशिएंट आउट करना निकालनी तो। है या कांस्टेंट निकालनी, तो एक्स वाई को लेनी नहीं हम। यदि हाँ एक्स जी सर, वाई कांस्टेंट में तो लेते की जगह पर यदि कोई नंबर्स दिया होता 2 3 4 5 तो लेना होता मुझे। फिर ले लेना था। हाँ जी। तो जी की ठीक। और क्लियर है हमारे बच्चों। पास 15 भी है Yes। और आर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है सर, ठीक है। कोई मुश्किल है यहाँ तक, ठीक है जी। मान लो बच्चों यहाँ पे, मान लो यहाँ पे होता x की पावर -39 होता, ठीक है जी। तो प्लस कर देते। तो कुछ नहीं होता, देखो 15 गुना 4 लिखते हैं, माइनस या माइनस का 39 था, माइनस का 39 हम डाल दे, बस इतना करना था, माइनस में होता था। हाँ तो जी। माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस बन जाता। समझ आ रहा है आप लोगों को। यस। मतलब जो भी पावर्स दिया गया होता है उसको माइनस ही करना है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, और कोई नई बात इसमें। ये क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। हाँ जी। हाँ यस जी। सर। चलिए अगर ये क्लियर है बच्चों, अब आते हैं बाकी सवाल। अब सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 3, 5th आया मेरा इसका आंसर। टर्म बतानी है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 7 term। - 3। देखो अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं नीचे में, देखो ये 7 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ये होगा 7 - 3। तो आर की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। यदि आर की वैल्यू 4 है, टर्म कौन सा रहा होगा, 5th रहा होगा ना। ठीक है। एनी मैंने डाउट, इसको हाँ जी। आसान हो गया पहले से। यस। ठीक है आगे चले। सर 2 7 माइनस डिवाइड बाय, सर कुछ भी नहीं, मतलब इसमें डिवाइड बाय कुछ भी नहीं आएगा। क्या क्यों आएगा मैडम, हाँ जी, यहाँ कुछ है ही नहीं, और भी 1 है। एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 आज से करने से भी कुछ नहीं होगा ना। 7 × 1 7 आ गया, जी -3 कर दिया, 4 आ गया। तो
हाँ जी, क्लियर है? डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है। डिवाइड बाय तब लेना सर डिनोमिनेटर में कुछ हो, जी जी मतलब जी जी मैडम, आगे चले। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। 4 आज की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर। सर। अब सवाल नंबर 4 का आंसर निकालिए। If the coefficient of fifth term and sixth terms in the expansion of 1 plus x power n are equal, then n is equal to। अब यहाँ पे देखिए, फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं और सिक्स टर्म का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, यस या नो? यस। कोफिशिएंट के मतलब कांस्टेंट टर्म वाला, कहता है दोनों क्या है, इक्वल है। कहता है जो ठीक जो है। फिफ्थ टर्म के जो कांस्टेंट आएंगे, जो फिफ्थ टर्म वाले और जो सिक्स टर्म वाले आएंगे, दोनों क्या है, इक्वल है, कोई बात नहीं, निकाल लीजिए आप। बेटा जब फिफ्थ टर्म कह दिया, मैं इसको घुमा के आपको ये कहना चाहता है कि आज वैल्यू 4 दिया गया है हाँ जी, और n की वैल्यू 5 है ना? और n की वैल्यू कितना है? 5 है। n की वैल्यू तो n ही है ना, 5 तो है नहीं मैडम। सॉरी, हाँ जी n है। सर n की वैल्यू n है और r की वैल्यू हमें फिर यहाँ पे, देखो मैडम, यहाँ पे r की वैल्यू 4 ले लीजिए, यहाँ पे r की वैल्यू 5 ले लीजिए। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, 2 आएंगी फिर सर। हाँ जी ठीक है। ठीक है सर। NC4 सर अब करना क्या है इसका? वो तो कर दी एक्सपेंशन। n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दो इक्वेशन बनेगा ना मैडम, दोनों को हाँ इक्वल कर दो, जी, इक्वेशन बनेगा, हाँ इक्वेशन जी, को हाँ सोल्व जी। करो, n की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, NC4। सर ये सॉल्व करायो जी। चलो x जी। दी टर्म। सर 1 मिनट मुझे दे दो। हाँ जी, और x की पावर, सर x की पावर भी लिखनी है यहाँ पे? जी मैडम, x की पावर लिखना पड़ेगा। सर 1 मिनट। x की पावर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय NC4/NC5 इज इक्वल टू x आया है मेरे पास अभी तक। NC4 इक्वल टू NC5 आ गया आपका ना, ठीक तो आपका आ गया। हाँ जी, NC4 इज इक्वल टू x इंटू NC5 है। x इज बार 5 ओवर x इज बार 4। कोफिशिएंट में x कहाँ से ले रहे हो? कोफिशिएंट में x ठीक तो है, आता ही ठीक है, नहीं ना। ठीक है, ठीक है सर, आ गया। जैसे आपने सोल्व किया मैडम, NC4 बराबर बराबर क्या आया, NC5। NC5 आया ना। हाँ जी। सॉल्व करा दो माड़ा जा। सर NC4 बराबर NC4 x की पावर 4। हाँ जी, और x के NC तो मैडम कोफिशिएंट के बाद तो x को तो छोड़ दो, कोफिशिएंट में कहाँ लेके घूम रहे हो x? हाँ जी हाँ सर, फिर तो NC4 इज इक्वल टू NC5 आ गया। तो मैडम NC4 बराबर NC5 आ गया, तो हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि NC4 बराबर NC5 है, तो उस केस में n की वैल्यू 9 नहीं होगा, 4 + 9 नहीं होगा, 4 + 5। 4 + 5। यस, ये तो मुझे याद नहीं। ये प्रॉपर्टी है इसका। अच्छा, अगर NC4 NC5 के इक्वल आ गया तो नीचे वाली टर्म्स प्लस कर दो। प्लस हो जाती है। ठीक है। ठीक है। सर लिखेंगे जैसे, इसको लिख के दिखाना। तो 9 आ गया, तो n की रुक वैल्यू जाओ 9। रुक जाओ मैडम, मैं लिख के दिखा दो, मैं पेन चल नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ, पेन को सेट करने दो मेरा। NC4 बराबर NC5 होगा बेटा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 + 5 क्या होता है, n, 9 हो जाएगा। तो पेन चल रहा है, पेन को मैं सेट करता हूँ।
लोग लाइन पे दो बेटा, 1 मिनट लगेगा सेट करने में। जी देखो आपको देखो देखो बच्चों, हमने लिखा है NC4 बराबर है NC5। पूछा गया है N की यही सवाल है ना? यस जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। देखो NC4 बराबर NC5 कहते हैं N की वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ना दोनों में N ऊपर में सेम दिया गया हो, नीचे में जो भी नंबर दिया गया होता है ना, ये दोनों ऐड हो जाते हैं और आंसर कितना हो जाता है? 4 + 5 बराबर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। 9 बट आपको लगता होगा सर ये ऐसे कैसे हो गया? तो अभी अभी आपको क्या सिखाया था? अगर मान लो ये कह दूं मैं आपको, देखो N की वैल्यू 9 हो गया, तो मैं आपको ये कह दूं 9C4 कह दूं और 9C5 कह दूं, क्या दोनों के वैल्यू सेम नहीं आता है? देखो ध्यान से। यस हाँ जी हाँ सर। जी करके हाँ जी स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने ना ये चीज आपको। हाँ जी ठीक है, तो N की वैल्यू जैसे मान लीजिए कोई आपको ये कह दे NC10 कह दे इक्वल टू NC24 कह दे, बस यहाँ पे N की वैल्यू जो होगा ना ये 34 होगा। ठीक है सर, क्लियर याद लॉजिक? रख लेंगे सर ये। क्लियर लॉजिक ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब सवाल नंबर बच्चों, अब ये सवाल बताओ इसका आंसर। सवाल नंबर 6 का आंसर बताओ जल्दी। बाद में करेंगे। 6 नंबर बताओ, 6 नंबर। Independent of x. 5th टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब होता है x बराबर 0, x की पावर 0 रहा हो। पहले r की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू निकलते ही अपने आप टर्म पता चल जाएगा ना। r की वैल्यू कितना? r आ गया 4 r की वैल्यू कितना हो गया बेटा? r की वैल्यू हो जाएगा 10 गुना 1 डिवाइडेड बटा 2, तो r की वैल्यू 5 आ गया ना यहाँ पे। हाँ जी। r की वैल्यू 5 आया कि नहीं आया? यस सर 5 आ गया। बोलो बच्चों। हाँ जी हाँ 10 जी 5 आ गया। r की सॉरी वैल्यू देखो इसकी भी पावर 1 है ना, इसकी पावर भी 1 है हाँ यहाँ जी पे। तो क्या होगा? मैंने क्या सिखाया था? 10 गुना 1 बट्टे 1 + 1, तो r की वैल्यू कितना आ गया? r बराबर 5 आ गया। यदि r बराबर 5 आ गया बेटा, तो टर्म कौन सा होगा? 6 रहा होगा ना। 6 हाँ जी। फिर अगर यहाँ पे कोफिशिएंट भी पूछता तो कोफिशिएंट 10C5 लिखेंगे। हाँ, कोफिशिएंट निकालने के लिए होता तो क्या लिखते? 10C5 लिख देते। ठीक है सर। मुश्किल है? 7th का 160/27 आया था, पहले किया था ये। 7 का आंसर बताइए। 160/27 ए ऑप्शन। पहले भी किया था ना हमने ये चीजें, फिर से हाँ कर जी। लोगे? डाउट है तो करो। सर पहले तो नहीं किया ये। किया है एग्जाम्पल में इसी को लिया था। हाँ जी हाँ जी। ऐसे छोड़ दिया था ना, तो वैसे कैलकुलेट कर लिया था मैंने कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ दिया था कि आप खुद ही करो बोला था। हाँ जी। पावर आई थी 6 है तो यहाँ पे r निकालेंगे 6/2 3 independent and 6 3 3 इसमें R6 आई है 8th वाले में। 1/3 की पावर आएगी 3।
नीचे में 27 आ रहा है, 27 वाले एक ही ऑप्शन, वो आंसर ही हो जाएगा ना 7 का ये। सर 2 मिनट। हाँ 18 जी 6 27 ही आ रहा है। 27 हाँ जी सर ठीक है। सर अगले का 18 से 6 आ रहा है। समझ में आया नहीं आया भाई? हाँ क्या 7 में कोई डाउट है किसी बच्चों को? बोलो। सर 1 मिनट सॉल्व कर रहे हैं। शिवानी जी साथ में कोई डाउट है? सर नहीं करवा दूं कि हो जाएगा? सर, करवा दो एक बार ये। चलो कर दो। देखिए मैडम, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो पहले आर की वैल्यू निकालेंगे। हाँ जी 3 आ गया। आर की वैल्यू कितना आ गया मैडम? 3 सर। आर की वैल्यू 3 आ गया। कंस्टेंट हम लिखना है, कैसे लिखेंगे? 6c3 गुना 2 2 की raised to power पावर 6 में से 3 3 चला गया तो 3 हो गया बेटा, और 1/3 की पावर ये 3 ही 3। होगा ना आज। हाँ जी हाँ जी। बस इसे सोल्व कर दो, जो आएगा आंसर आपका। हाँ, नीचे आ जाएगा 27 तो 27 आते हुए आंसर ही बन गया ना। देखो हाँ जी, जैसे हाँ जी। नीचे 27 दिखा तो आंसर ही होगा ना। हाँ जी फर्स्ट वाला ही। ये बंदे तो आया समझ में? हाँ जी सर मैं अगला क्वेश्चन पूछ रही थी 8th 8 का आंसर बताओ। 8 देखो का आंसर ना 18 से 6 है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कह रहा है बच्चों। अब देखो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया ना। ये 18 दिया हुआ है ना, यहाँ 18 दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे निकालेंगे 18 18 गुना 1 डिवाइडेड बटा 3, तो आर की वैल्यू 6 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस या नो? देखो हाँ यस जी आपको आर निकालना मैंने कितना आसान तरीका सिखा दिया। हाँ जी। हाँ जी। अब उसके आगे सारे सवाल आसान हो गया। अब जैसे आर की वैल्यू 6 हो गया बच्चों, तो आंसर क्या बनेगा बताना मुझे। वैल्यू ऑप्शन सर फिर वहां पे साथ में लिखना नहीं है -3 की पावर कुछ भी। किसका? -3 ऊपर लिखना है, -3 लिखना है, लिखना है, लिखना है। तो फिर -3 नहीं ना डाला हुआ सर, मैं इसलिए पूछ रही थी कि 3 और 6 डाला हुआ है, वो -3 नहीं डाला। माइनस में आंसर आएगा, माइनस वाला ही आंसर होगा। इसका आंसर होगा बच्चों, सी इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा सी। हाँ जी सर 18 से सामने में माइनस है। अब बेटा एक मिनट रुक जाओ। यदि एक माइनस स्क्वायर सर, माइनस की पावर मतलब माइनस का कोई पावर होगा, वो इवन होगा तो प्लस हो जाएगा ना बाद में। पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी 6 तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक जी, है हाँ जी तो हो गया। सी द राइट आंसर। बोलो सतमन क्या कह रहे हो आप? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ? वो कुछ नहीं, वो टाइम पास किया वो बंदा ने, जिसे टाइप किया हो उसका छोड़ो। आपका काम का चीज है 18 सीट 6 3 के पावर 6, ये उसका आपके काम की चीज है। 9th क्वेश्चन सर अब। कंस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। हाँ निकालो कंस्टेंट टर्म क्या होगा 9 का। भाई 8 में कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। 9 का आंसर निकालो। R5 आ गई। टाइम देखो माइनस वाले सवाल ध्यान देना, माइनस में कोई दिक्कत आए माइनस। हाँ जी सर एक मिनट। ਸਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ x ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀचे? 9 का x माइनस 1 बटा x की पावर 10 है। x माइनस 1 बटा x की पावर 10 है। 1/x वाला x तो खत्म ही हो जाएगा। खत्म हो जाएगा x, इसलिए तो कांस्टेंट 6 n 10 लेंगे हम। n की वैल्यू 10 लेंगे जी मैडम। ठीक है फिर 10 से 5। तो उसको गुना भाग करो ना, क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पे r की वैल्यू 5 आ गया। हाँ जी सर वो तो आ गया।
r की वैल्यू 5 आ गया, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे लिखे ना जाएगा बेटा 10, यहाँ लिखा जाएगा 252 है। माइनस का या प्लस का? ऑप्शन मीनाक्षी माइनस का। पहला आंसर है ना? हाँ जी। किसी को डाउट है इसमें? सर ये करवा दो एक बार। चलो ऐसे लिख दिया 10C5। अब x की Proper- x से तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे x की पावर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत पड़ेगा मुझे नहीं, यहाँ चाहिए है। आगे क्या है बेटा? माइनस का 1 है, माइनस का 1 का पावर क्या r है? r कितना है? 5 है। तो देखो 10C5 कितना होता है? 252 होता है। 252 माइनस की पावर क्या है? ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस 252 नहीं होगा? 252। हाँ जी। बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी। सवाल नंबर 10 का आंसर बताओ। इफ n n plus इज 1। n, यही मैं बोल रहा था ना वो स्टार्टिंग में। हाँ If जी, n is a मतलब positive integer, then the number of terms in the expansion, देखो n पॉजिटिव इंटीजर n 1 2 3 पर कुछ भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा एक्सपांशन? n plus 1 होगा ना? यस या नो? यस सर। yes, sir। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर, ये ठीक। अब इसका देखो 11 का आंसर बताओ। बेटा x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n, n जब इवन होता है तो क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको? n plus n by 2 plus 1। n plus n 2 by by 2। बस वही आंसर, सी ऑप्शन, ये सीधा फॉर्मूला है ये। सर एक मिनट, प्लस 2/2 कैसे आया सर ये? उस n मैंने by क्या 2 सिखाया? plus 1 होता है ना। n by 2 plus 1 है ना, तो सोल्व करेंगे तो n plus 2 by 2 बन जाएगा ना बेटा। एलसीएम लेके उसका। इनको सोल्व करो बेटा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है सर, ठीक है, सर हो गया। स्लाइड नीचे करियो सर एक बार मड़ी जी, स्लाइड नीचे करें, थोड़ी जी। ये लो। नहीं सर 11th पे की। ओके भाई सर। 11 का आ गया आंसर सबका? हाँ जी। अब देखो एक बात समझ जाओ, मैं सिखा रहा हूँ, ये भी सवाल बार बार पेपर में आते हैं आपकी। सम, कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट कहेगा ना बेटा, सम ऑफ कोएफिशिएंट कभी भी सवाल में कहा जाएगा सम ऑफ कोएफिशिएंट। उस केस में क्या करना है आपने? x को भी 0 डाल देनी है और y को भी, सॉरी x को भी 1 माननी है और y को भी क्या माननी है? हमेशा 1 माननी है। सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालेंगे यही तरीका होता है कि एक्स वाई को हमेशा 1 1 ही डालेंगे आप लोग, जो भी दिया गया होगा। क्लियर है? यस, फिर इस हिसाब से 13 तो 0 ही हो गया। और क्या भाई, 12 में समझ में आया सबको? हाँ, कहता डाल देंगे उसके बाद ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए कैसे आएगा मैडम? एक Option एक्स का 1 डाला, वाई का 1 डाला, तो ऑप्शन तो बी बनेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। यस या नो? हाँ, कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट का है तो जो भी एक्स वाई जो भी देता है इसको 1 डाल दिया करो। 13 का आंसर क्या होगा? 0। देखो 1 माइनस 1, एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, 1 डालते ही क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 होगा, तो आंसर क्या होगा? 0 हो गया। हाँ जी। ठीक है जी। सवाल नंबर 16 का आंसर बताओ, 16 का आंसर। 1 सब इसी साल पूछा गया 16 नंबर सवाल। 1 बाय। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। 14 का आंसर बताओ, 1 मिनट। बोलो बोलो। In the expansion of 1 plus x to the power 1 plus 1 2 की पावर 5 कितना? 32। ठीक आंसर है। ये 32।
ठीक है जी। क्वेश्चन 14 आंसर कितना सर? क्या क्या 14 आंसर कितना सर? 14 का आंसर 32 होगा ना, देखिए ठीक ना, है जी, 1 + 1 2 हो गया, 2 के बाद 5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। 15 का सर आंसर आज खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक हमारा? क्या, आज ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा सर, ये टॉपिक बायनोमियल मैडम वाला? खत्म, क्यों? एक टॉपिक खत्म हो चुका है मैडम, अभी तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, 2-4 सवाल कर रहा हूँ। नहीं सर नहीं ये सर, 0 जरूरी आ जाएगा 15 वाला। ये टॉपिक हो चुका है अच्छा मैडम ये 0 हो जाएगा फिर से, जी। x की जगह पे 1 पुट। हाँ, 0 की पावर 0 ही आ जाएगा बस। मुश्किल है। नो सर। 2000 ये जितने भी सवाल अभी आप लोगों ने किया ना, ये 2016 से लेकर 20 तक मास्टर कैडेट पूछा गया सवाल है, ये मन से मैंने कोई भी सवाल नहीं पिक किया था। ठीक सर है ये जी। सारा मतलब ये डाल दोगे ऐप पे हाँ आज? हाँ हाँ, मतलब ये आज ही डाल देंगे मैडम। परमुटेशन वाला डाल दिया था, देखा था आप लोगों ने? हाँ जी सर ये एक सर देख लो। रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट। हाँ हाँ बोलो मैडम। सर ऐप पे क्या होता है, सीडी डाउनलोड नहीं होता और स्क्रीनशॉट मैं ही दिया आपको जाता मेल, है। आप लोगों को मेल करवा दूंगा आजकल में ना, हाँ सारी जी, मेल पे सारी जगह चीजें डाल के मैं इकट्ठा मेल ही कर दूंगा सारे बच्चों को। फिर हम उसका प्रिंट निकलवा लेंगे ना। ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों बाइनोमियल सर की ऐप पे भी डाल देना, वैसे भी कर देना, ऐप में तो डाल ही देंगे, दोनों तरह डाल देना सर। तो ऐप में डाल ही देंगे मैडम आज ही। ठीक है। हाँ जी इसी सर, के ऐप पे ऐसे रहता है ना, सारा एक ही जगह रहता है स्टडी मटेरियल। हाँ जी राइट, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है हाँ सर, थैंक यू। क्लियर? हाँ जी यस ठीक है। सर, तो ये आपके पास है हाँ सर जी, बोलो मेल बोलो आईडी? मैडम, थैंक यू सर। बोलो बोलो, कुछ कह रहे हैं क्या शिवानी जी? जैसे कि आपके पास ईमेल आईडी है सबकी? नहीं है मेरे पास, आप लोग मैसेज डालो ना मुझे। ठीक है सर, डाल देते हैं, फिर वहीं पे मैं- कर देना ना आपने ये भी। हाँ मैसेज डाल दो। वैसे आप लोग हाँ मैसेज डाल दो, वैसे आपका मेल आईडी वहां पे होता है, जो आपके वो नहीं है क्या नाम है, ऐप पे आप लोग रजिस्टर करते हो उस टाइम में देते हो आप लोग। हाँ जी हो सकता है वहाँ हो। हाँ, हाँ 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 ठीक वहां देते हो, बट फिर भी अभी मुझे डाल दो आप लोग। ठीक है, समझ? है सर। ये टॉपिक ठीक है मुश्किल सर। लगा बच्चों? नो सर, ठीक था, अच्छा था। है ना, एक दिन में है, एक दिन में कंप्लीट हो। देखो ये जिनको पता है वो 10-10 सेकंड का सवाल है, जिनको नहीं पता फिर उसको मुश्किल लगेगा। हाँ जी यस। सर वो तो है। ये तो है। ठीक है ना। बाकी जितनी भी आज मैं वीडियो भी डाल दूंगा, इसको वीडियो देख लेना। दूसरी बात है जो सवाल है इन सवालों को देख लेना, इससे क्या होगा ना, चीजें आपको हो जाएगा आसान। हाँ जी सर डाल देना जल्दी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही गुड रखो बाय आप। सर, बाय थैंक बाय, यू। थैंक यू। टेक केयर। कल का भी टाइमिंग सेम रखेंगे, सुबह सुबह। ठीक है सर। ठीक है सर, कल? हाँ कल। ठीक है जी, हाँ जी सर। ओके। बाकी जो बच्चे केमिस्ट्री वाले उनकी क्लास 2 बजे होंगे, फिजिक्स क्लास 5 बजे। ठीक है जी, केमिस्ट्री 2 बजे, फिजिक्स 5 बजे।